नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका MGCI के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग यहाँ पर आज प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट नंबर 5 22/3/2026 दिनांक का पूछा गया हम लोग टेस्ट का केमिस्ट्री पार्ट का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं, जिसका सिलेबस कुछ इस तरीके का था, जिसमें हमारे पास 12th जो है फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर थे और साथ ही हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का P&D ब्लॉक और साथ ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और सॉल्ट एनालिसिस था। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो एक मेज द कॉलम है, जहां पर P ब्लॉक के हमारे जो है इनर्ट फ्लोराइड ऑक्साइड कंपाउंड मिले हैं, जिनका हमें यहाँ पर क्या शेप पूछा गया है। तो शेप के लिए हमें क्या सभी तरह का पेयर सेंट्रल एटम पर पता करना है और हर पेयर के साथ उसका क्या रिपल्शन है, उसका क्या शेप है, वो आइए देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पर है बेटा जीनॉन का क्या डाइफ्लोराइड, और जीनान का जो डाइफ्लोराइड है इसका सेंट्रल एटम अगर हम देखें तो जीनॉन है, जिसका हम इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 8, मोनोवैलेंट हो गया 2, 8 के साथ 2 प्लस करने पर 10/2, इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया 5, है ना बेटा। बॉन्ड पेयर अगर हम देखें तो 2 है और लोन पेयर अगर हम यहाँ निकालें तो 3 है। तो हमारे पास जब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है बेटा जी 5 और उसमें 2 बॉन्ड पेयर होता है, तो कुछ इस तरीके का शेप हमने पढ़ा है, जो कि क्या एक लीनियर हमारा क्या शेप होता है। तो हमारे पास यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ जो इसका आकृति शेप आएगा वो रेखी होगा। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास जो है जीनॉन का एक ट्राई ऑक्साइड है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन पेयर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, कोई मोनोवेलेंट एटम नहीं है। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4 इसका इलेक्ट्रॉन पेयर है। बॉन्ड पेयर आप देख पा रहे हो 3 ऑक्सीजन के लिए 3 और लोन पेयर हो जाएगा 1। मतलब यहाँ पर अगर हम इस तरह के पेयर में इसका शेप देखें तो ये हमारे पास क्या एक त्रिकोणीय पिरामिडल स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सी के अंदर जो दिया है वह दिया है जीनॉन टेट्राफ्लोराइड। अब यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करूँ तो यहाँ पर 8 और 4 12 सीधा मैंने निकाल दिया बटे 2, क्या 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, जिसके साथ बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर हो गया 2। क्लियर। अब हमारे पास इसका जो शेप आने वाला है क्या वो वर्ग समतली होगा, जिसमें ये 4 हमारा बॉन्ड पेयर हो गया और यहाँ पर इस जो है एक्सियल पोजीशन पर क्या हमारा 2 लोन पेयर हो गया। इसे बोलते हैं वर्ग समतली। लास्ट जो हमारे पास कंपाउंड आता है वह XeOF4 होता है, जहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन पेयर देखूं तो 8 और 4 12/2 6, जिसमें बॉन्ड पेयर देखूं तो 5 और लोन पेयर देखूं तो 1। अब यहाँ पर इसी ज्योमेट्री में एक बॉन्ड पेयर आ जाएगा तो हमारा शेप हो जाएगा वर्ग पिरामिडी। वर्ग पिरामिडी। तो आइए सही मैच करते हैं। ए का रेखी हो गया, बी XeO3 का पिरामिडल हो गया, XeF4 का वर्ग समतली हो गया, XeOF4 का क्या वर्ग पिरामिडी हो गया। ठीक। तो ए का थर्ड 2 ही ऑप्शन में है, फिर बी का फोर्थ ए ऑप्शन में है। मतलब हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट हिज है राइट आंसर। ठीक है। देखें नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, किसी दिए गए विलायक में गैस की विलयता निर्भर करती है। तो कोई भी गैस क्या सबसे पहले तो जिस विलायक में रखी गई है उन दोनों का नेचर कैसा है। मतलब हमारा गैस का प्रकृति और उसके विलायक का प्रकृति अगर दोनों ही समान है, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक वाला क्या हमारा यहाँ पर गैस है तो बड़ी आसानी से घुलेगा। बट अगर हमारा गैस का प्रकृति और विलायक का प्रकृति अलग अलग है, कोई ध्रुवी तो कोई अध्रुवी है, तो वहाँ पर विलयता कम या नहीं होगी। तो हमारी गैस की प्रकृति क्या
डिपेंड करती है उसके विलायक के साथ। तो पहला ये जो फैक्टर है वो बिल्कुल सही है ना। अगर ध्रुवीय गैस तो ध्रुवीय विलायक के अंदर आसानी से और ज़्यादा घुलेगा, अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में अच्छे से घुलेगा। क्या विलायक की प्रकृति पर भी? बिल्कुल, विलायक की प्रकृति पर भी गैस की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। अब सर विलायक का क्वथनांक, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो हमारा सी वाला जो क्या है स्टेटमेंट, ये सही नहीं है। अब विलायक का क्वथनांक कम है ज़्यादा है, इससे गैस की सॉल्युबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता उनकी प्रकृति का कि वो किस तरह के नेचर में है दोनों। ठीक। अब दाब, दाब का हमारा गैसों की विलायक के अंदर विलेयता पर बहुत क्या अच्छे से प्रभाव आता है। हम इसे हेनरी लॉ से पढ़े भी हैं कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करेंगे एक गैस द्रव के अंदर उतनी ज़्यादा घुलेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ए, बी, डी क्या विलायक में गैस की विलेयता को अफेक्ट करते हैं। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, ए, बी और डी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्लोरोफॉर्म एवं एसीटोन किसी विशिष्ट संगठन पर उच्च कौंथी, है ना, अधिकतम कौंथी क्या बनाते हैं बेटा? एजोट्रॉपिक मिश्रण। तो हम ये भी जानते हैं कि ये जो उच्च कौंथी मिश्रण है ये हमें नेगेटिव राउल्ट विचलन वाले विलयनों से मिलता है। मतलब जो राउल्ट के नियम का नेगेटिव विचलन दर्शाते हैं क्या वो हमारा उच्च कौंथी मिश्रण बनाते हैं। इसका क्या अर्थ है सर? हमारे पास यहाँ पर कुछ अनादर्श विलयन है जहाँ पर हमने क्या कहा था कि जो भी हमारा सैद्धांतिक और हमारा क्या है यहाँ पर प्रेक्षित वेपर प्रेशर, उन दोनों का क्या मान अलग अलग होगा। तो जो हमारा पीटी है क्या वो इस स्थिति पर हमारे पास जो है किसकी तुलना में, ये जो हमारे पास है सैद्धांतिक अर्थात जो हम राउल्ट लॉ से पता करें हैं क्या उसकी तुलना में कम होता है। सर ऐसा क्यों होता है? तो हम लोग उसको समझें यहाँ पर कि ये कम क्यों होता है उसका कारण जाने, है ना। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या दो शुद्ध द्रव है और उन दोनों शुद्ध द्रवों को मिलाकर हमने एक मिश्रण तैयार किया है। तो उस मिश्रण में कणों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो किस तरह का है उसके आधार पर हमारे विलयन का विचलन और प्रकृति निर्धारित की जाती है। ठीक। तो अगर हमारे पास ए का जो अट्रैक्शन है और बी का जो अट्रैक्शन है, ठीक, अगर वो ए बी के अट्रैक्शन से कम हो, ए बी के अट्रैक्शन से क्या हो, कम हो, तो हमारे पास क्या नेगेटिव विचलन आएगा, अर्थात पहले से हमारा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा है मतलब वेपर कम बनेगी और वेपर कम बनेगी मतलब वहाँ बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हम लोग इस कंडीशन के साथ क्या उच्च कौंथी मिश्रण देखेंगे, है ना। तो देखें हमारा पहला ऑप्शन क्या है, ए बी का अट्रैक्शन ए तथा बी के अट्रैक्शन की तुलना में अधिक है। बिल्कुल यही हमारा आंसर है। बाकी हम ऑप्शन को भी रीड करेंगे बट हमारा करेक्ट आंसर ए ही है, क्योंकि ए बी का अट्रैक्शन का ज़्यादा होना मतलब वहाँ पर वेपर कम बनना और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होना, है ना। यहाँ पर विलयन का वाष्प दाब बढ़ जाता है, तो यहाँ पर इस कंडीशन के साथ तो जब उच्च कौंथी बनता है तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। ठीक। विलयन या मिश्रण एक सकारात्मक विचलन दिखाता, सकारात्मक मतलब धनात्मक, और धनात्मक विचलन में हमारा जो क्या है सैद्धांतिक मान वेपर प्रेशर का उससे प्रेक्षित क्या ज़्यादा हो जाएगा। मतलब यहाँ पर राउल्ट नियम से निकाले गए वेपर प्रेशर से हमें क्या ज़्यादा वेपर प्रेशर मिलेगा, तब उसे हम धनात्मक विचलन कहेंगे। जो कि कब आता है, जब ए बी का आकर्षण कमज़ोर हो ए और बी के आकर्षण से। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर जब अगर धनात्मक हमारा विचलन होता है तो वहाँ निम्न कौंथी, जब वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगी तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले से कम। तो ये निम्न कौंथी का कंडीशन है, इसलिए हम इसे भी यहाँ गलत देखेंगे। ए पी इंटरेक्शन ए बी इंटरेक्शन की तुलना में कमज़ोर है,
तो यहाँ पर भी ये स्टेटमेंट क्या है हमारा, इस बात के लिए गलत। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ए। देखें अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक मेज द कॉलम है जिसमें कुछ परिभाषा से सही मिलाव करना है डेफिनेशन का। तो देखें यहाँ पर मोलरता, मोलरता क्या होती है बेटा, तो सर मोलरता होती है विलय के मोलों की संख्या प्रति लीटर आयतन में। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? ए के लिए मुझे थर्ड सही होते हुए दिख रहा है। मोललता यही विलय के मोल जब 1 किलोग्राम विलायक के अंदर हो तो मोललता बन जाएगा। तो इसका करेक्ट जो मेरे पास मिलाव है क्या मोललता का, ये फर्स्ट होने वाला है। ठीक, अणुसंख्यक गुणधर्म एक परासरण दाब के रूप में होता है हमारा, 4 अणुसंख्यक गुणधर्म एक परासरण दाब होता है। अनादर्श विलयन जो राउल्ट नियम से विचलन दिखाते हैं अर्थात पालन नहीं करते। अब इस सही मिलाप को चेक कर लीजिए, तो ए का थर्ड मतलब ए और बी में से कोई एक है, बी का क्या आ रहा है बेटा फर्स्ट, और सी का सेकंड, और डी का फोर्थ, मतलब बी हमारा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट पर आते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। अनादर्श विलयन के लिए कौन सा सही नहीं है ना? अनादर्श विलयन के लिए हमारा जो भी मिक्सिंग है, चाहे वो डेल्टा एच मिक्सिंग हो चाहे वो डेल्टा वी मिक्सिंग हो, दोनों ही बेटा क्या जीरो के इक्वल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन तो बिल्कुल सही मानी जाएगी। आगे देखेंगे। अब हमारे अनादर्श विलयन जो है राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, ये कंडीशन भी सही है। पालन नहीं करते हैं मतलब इसे भी हमें सही देखना है। अब हमारे पास ये तीनों चीज़ें क्या मानी जाएगी अनादर्श के लिए सही, पर एक यहाँ पर स्टेटमेंट है कि राउल्ट नियम का पालन, ये तो आदर्श की कंडीशन है, तो हमें नहीं पूछा है अनादर्श के लिए जो कंडीशन नहीं है, मतलब डी हमारा करेक्ट यहाँ पर होने वाला है। अगला देख बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम के साथ पारे का मिश्रण किस विलय विलायक संयोजन से संबंधित है? ठीक है बेटा, यहाँ पर आप देखें, एक तो है सोडियम, सोडियम होता है हमारा ठोस मेटल, ठीक है सर, और दूसरा है सर पारा, पारा मतलब मरकरी, मरकरी एक ऐसी मेटल है जो द्रव होती है, ठीक है सर। मतलब यहाँ पर हमारा एक द्रव है एक ठोस है, तो हमारा जो यहाँ पर विलयन बनेगा वो द्रव ठोस का बनेगा या तरल ठोस का बनेगा, जिसमें द्रव कम ठोस ज़्यादा। तो अब 4 ऑप्शन में आप ढूंढे जहाँ पर इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। तो यहाँ ठोस गैस है, कोई द्रव नहीं है, ठोस ठोस है, यहाँ पर कोई द्रव नहीं है, गैस ठोस है, यहाँ पर कोई द्रव नहीं है, द्रव ठोस है, मतलब यही हमारा करेक्ट मिलाव है। देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है यहाँ पर क्या कुछ कंपाउंड दिए गए हैं, विद्युत अपघट्य अनपघट्य दिए गए हैं, जिनका बढ़ते हुए परासरण दाब का क्या क्रम लिखना है। तो सर सबसे पहले परासरण दाब का फॉर्मूला लिखते हैं, पाई बराबर ICRT, आई वन टॉप गुणांक, C कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट, T ताप, है ना। अब सर हम चाहें तो इस C को भी और ओपन करके लिख सकते हैं, ये होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, है ना। यहाँ पर हमारा R हो गया, यहाँ पर T हो गया। अब हम लोग पाई को समानुपाती क्या वन ऑफ गुणांक से I से देख सकते हैं, है ना। अब I के लिए हमारे पास जो वैल्यू आती है अलग अलग विद्युत अपघट्य अनपघट्य की, उससे हम सीधा पाई का ऑर्डर निकाल लेंगे। तो हम देखें तो हमारा सबका कंसंट्रेशन सेम है, तो बाकी चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का जो आई वैल्यू है वो वाटर के अंदर 1 से ग्रेटर देन होता है, बट 2 से हम उसको थोड़ा कम देखते हैं, है ना। यहाँ पर BaCl2 हमारा सीधा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, हम सीधा इसका N नंबर जो आयन है वही I का मान देख देंगे। यहाँ पर HCl के लिए भी हम सीधा, अगर हमारे पास आयनन मात्रा नहीं है तो अल्फ़ा 1 मानकर क्या हम I पता कर लेंगे। तो यहाँ पर I का वैल्यू 2 हो गया। ग्लूकोज हमारा विद्युत अनपघट्य I1 हो जाएगा, और H3PO4 के नंबर ऑफ आयन 4 है, I का मान 4।
तो सबसे ज़्यादा सर आई हमारे पास स्त्री PO4 ई के लिए है, मतलब परासरण दाब ई का सबसे ज़्यादा। देन हम लोग सर बी का कह देंगे, फिर हम लोग सर यहाँ पर सी का कहेंगे, सी के बाद हम ए का, क्योंकि वो 1 और 2 के बीच में है। देन लास्ट हम डी का कहेंगे। ये हमारा क्या परासरण दाब का करेक्ट ऑर्डर है। आइए इसको हम इन 4 ऑप्शन में सही आंसर के रूप में पहचान ले। तो इसका करेक्ट जो मेरे पास ऑप्शन दिख रहा है, तो ए इसका करेक्ट हो रहा है, चेक कर लीजिए आप लोग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, यहाँ पर हमें कुछ गैसेस के लिए उसका हेनरी स्थिरांक के एच का मान दिया गया है। इसके आधार पर इनका सॉल्युबिलिटी ऑर्डर हमें देना है। ठीक है। अब सर हमने एक बात पढ़ी है, हेनरी कांस्टेंट का ताप के साथ समानुपाती रिश्ता है। ठीक है सर, परंतु गैसों की विलयता के साथ, गैसों की विलयता के साथ व्युत्क्रमानुपाती रिश्ता है। गैसों की विलयता के साथ कैसा रिश्ता है? व्युत्क्रमानुपाती रिश्ता है। ठीक है। तो अब हम लोग सीधा क्या केज का मान विलयता के लिए देख ले। तो हमारे पास यहाँ पर एक तो फॉर्मिक एसिड को गैस के रूप में दिया है, CH4 को दिया है, आर्गन गैस को दिया है, और बेटा जी CO2 को दिया है ना। इन सब का KH वैल्यू भी दे रखा है। तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड का वैल्यू 1.8 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर आप देख सकते हो -5 किलो बार, यहाँ पर 0.413 किलो बार। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो हमारे पास अगला जो है आर्गन का कितना दिया है बेटा, 40 किलो बार, और हमारे पास लास्ट है CO2 का 1.67 किलो बार। सबका यूनिट किलो बार में है। तो अब हमारे लिए इस रिलेशन से आंसर पहचानना बहुत आसान है। तो सबसे ज़्यादा सर अगर हम सॉल्युबिलिटी किसी की कहेंगे तो वो फॉर्मिक एसिड होगा। फिर हम लोग अगर सर उसके बाद किसी की कहेंगे तो वो हमारा मीथेन होगा। मीथेन के बाद अगर हम किसी की कहेंगे तो वो हमारा CO2 होगा, और हम सबसे कम कहेंगे तो सर वो आर्गन होगा। आइए चेक कर लीजिए आप ये ऑर्डर किस जगह सही है। तो ये हमारा ऑर्डर क्या सी ऑप्शन के साथ एकदम सही मिलाव के रूप में दिख रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जंग रस्ट होता है तो हमारा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को हमने क्या जंग कहा है ना। तो क्या है भाई हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, देख लेते हैं। हाइड्रेटेड मतलब जलयुक्त। फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला है Fe2O3 डॉट बोलो Xs2O। ये हमारे लोहे पर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वायु या नमी की उपस्थिति से बनता है, और ये हमारा जंग का केमिकल नेम, ये जंग का क्या हो गया फॉर्मूला। ठीक। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट देखो, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 23 डिग्री सेल्सियस पर 0.1 KCl विलयन का विशिष्ट चालकता मान दिया गया है। उसी ताप पर हमें क्या पूछा जा रहा है बेटा, सेल जिसमें विलयन उपस्थित है प्रतिरोध 55 ओम पाया गया तो सेल स्थिरांक होगा। ठीक है। सेल स्थिरांक x को हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, तो लेंथ अपॉन क्या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, यही एक और फॉर्मूला होता है RK, और यही एक फॉर्मूला होता है K/C। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन है उसमें R का वैल्यू गिवन है, R का वैल्यू कितना है सर, तो यहाँ प्रतिरोध 55 ओम का बताया जा रहा है, और सर इसका विशिष्ट प्रतिरोध कप्पा का वैल्यू भी दिया गया है, कितना सर 0.012, और यहाँ पर भी क्या सर ओम हमारा इन्वर्स और सेंटीमीटर इन्वर्स है। तो क्यों ना हम ये वाले फॉर्मूले से सेल स्थिरांक x का वैल्यू निकाल ले। तो r का मान मैंने ले लिया 55, और यूनिट है इसकी ओम, इनटू यहाँ पर मैंने k का मान ले लिया 0.012, जिसकी यूनिट है ओम इन्वर्स, और बोलो बेटा सेंटीमीटर इन्वर्स।
अब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ आंसर जो निकल कर आएगा 0.660 और साथ में आएगा सेंटीमीटर इन्वर्स। ओम इन्वर्स से ओम कट जाएगा, तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए सेल स्थिरांक का मान क्या बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वाटर का सीमांत मोलर चालकता बराबर होगा, है ना बेटा। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अनंत अनुता पर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसका जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, उस इलेक्ट्रोलाइट का जो धनायन है उसकी मोलर कंडक्टिविटी अनंत अनुता पर प्लस उसका जो ऋणायन है उसकी मोलर कंडक्टिविटी किस पर बेटा, अनंत अनुता पर योग के बराबर होता है। मतलब मुझे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के धनायन और ऋणायन का मोलर चालकता पर योग के बराबर ही उसके यौगिक के अनंत अनुता पर मोलर चालकता के मान के बराबर मिलेगा। अब हमें यहाँ पर वाटर के लिए देखना है, और हमारे पास कितने तरह के लोग हैं भाई, 3 तरह के। तो देखिए अपन यहाँ पर कैसे इनको अरेंज करें कि हमें जो चाहिए वो प्राप्त हो जाए। तो मैं सारे लोगों का एक इक्वेशन लिख देता हूँ। तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता NaCl, हमारे पास अनंत अनुता पर मोलर चालकता Na प्लस अनंत अनुता पर मोलर चालकता Cl- के योग के बराबर होता है। वहीं पर अनंत अनुता पर हमारे पास HCl की जो मोलर चालकता है वह अनंत अनुता पर मोलर चालकता H+ की और अनंत अनुता पर मोलर चालकता यहाँ Cl- के योग के बराबर होगा। अनंत अनुता पर मोलर चालकता किसका बेटा, NaOH का, हमारा इक्वल होगा अनंत अनुता पर मोलर चालकता Na+ और मोलर चालकता अनंत अनुता पर OH- का। अब हमें इन तीनों इक्वेशन की मदद से, यहाँ पर इसको मैं फर्स्ट, इसको मैं सेकेंड, इसको मैं थर्ड बुला लेता हूँ, इन तीनों की मदद से मुझे चाहिए वाटर। क्या चाहिए, अनंत अनुता पर वाटर का मोलर चालकता, जिसको हम लोग क्या अनंत अनुता पर मोलर चालकता H+ और अनंत अनुता पर मोलर चालकता OH- से प्राप्त करेंगे। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि इन 3 इक्वेशन को कैसे हम एड सब्सट्रैक्ट करें कि ये आ जाए। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें एक तो चाहिए H+ और एक तो चाहिए OH, मतलब हमें इन दोनों का एडिशन करना होगा। इन दोनों का अब एडिशन करेंगे तो हमारे पास ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा आ रही है, इनको हमें हटाना है, और इसको हटाने के लिए हमारी तीसरी रिएक्शन को क्या सब्सट्रैक्ट करना होगा, है ना, मतलब घटाना पड़ेगा। 2 का एडिशन, 1 को घटाना। तो अब आपको ये देखना है कि कहाँ कहाँ पर NaOH HCl का ऐड कर NaCl को माइनस किया जा रहा है। इन दोनों का ऐड मेरे को क्या यहाँ दिख रहा, देखो, और इसमें से NaCl का क्या हो रहा, माइनस, मतलब बी मेरा क्या करेक्ट आंसर है वाटर की अनंत अनुता पर मोलर चालकता लाने के लिए। आगे देखें, अगला हमसे कहा जा रहा गलित NaCl। गलित मतलब पिघला हुआ NaCl। ठीक है सर, गलित NaCl है तो सर यहाँ पर हमारे पास कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, केवल 2 ही तरह का आयन है, एक सोडियम प्लस आयन और एक है क्लोरीन माइनस आयन। ठीक सर, हम सब जानते हैं कि हमारा प्लस आयन कहाँ पर जाने वाला है सर, कैथोड पर, जो कि कैसा होता है, नेगेटिव, जहाँ पर हमें कौन सी रिएक्शन प्राप्त होती है, अपचयन होता है, और अपचयन में क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। ठीक है सर, अब हमारे पास यहाँ पर जो ऋणायन है सर, ये किस इलेक्ट्रोड पर मूव करेगा, तो ये वाला हमारा बेटा एनोड पर मूव करेगा। एनोड पर क्यों सर, क्योंकि अपोजिट चार्ज हमारा जो आयन इलेक्ट्रोड पर जाता है। तो यहाँ एनोड पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और आयन का नेगेटिव। एनोड पर सर क्या होगा, एनोड पर हमारा होगा सर ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण के दौरान क्या होता है सर, तो इलेक्ट्रॉन का क्या त्याग होता है। ठीक है, तो आइए देखें यहाँ पर क्या रिएक्शन होगी। तो हमारे पास Cl- से
क्या Cl होगा और 1 इलेक्ट्रॉन का लूज होगा। अब चूंकि Cl अनस्टेबल है तो हम इसको 2 मोल Cl माइनस से क्या Cl2 और यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा दे। ठीक, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को कैथोड पर गेन किया जाएगा। अब हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए 2Na+ ले लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर हमारा क्या 2 मोल सोडियम हो जाएगा। तो हमारा कैथोड पर क्या सोडियम और हमारा एनोड पर Cl2 गैस। देखो कैथोड पर क्या सोडियम दिया है डी ऑप्शन के अंदर और एनोड पर Cl2। यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है गैल्वेनिक सेल को विद्युत अपघटनी सेल में परिवर्तित करना है ना। देखें भाई, गैल्वेनिक सेल हमने जहां पर जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज कर क्या इस सेल का जो वोल्टेज है वो 1.1 वोल्ट का बनाया था। ठीक, अब हमने इसकी 3 कंडीशन पढ़ी है सर। क्या है, अगर हमारा जो एक्सटर्नल क्या है वोल्ट या वोल्टेज या धारा हमारे 1.1 वोल्टेज से क्या हो जाए कम, तो हमारा क्या यही सेल वर्क करेगा। मतलब हमारे पास क्या ये एक डेनियल सेल के रूप में काम करता रहेगा। बट अगर ये डेनियल सेल है ना, डेनियल सेल या इसको वोल्टेइक सेल बोलते हैं, हमारा क्या उसी रूप में काम करता रहेगा। बट सर अगर मैंने इस एक्सटर्नल वोल्टेज को क्या कर दिया 1.1 वोल्ट से बढ़ा दिया या ज़्यादा दिया, तो हमारा इस केस में क्या सेल पर वर्क हो जाएगा। अभी सेल वर्क कर रहा है, अब सेल पर वर्क हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हमारा एक विद्युत अपघटनी सेल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में। इसका मतलब है ये वाला कंडीशन हमारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा। बट अगर हमने सर सेम वोल्ट का एक्सटर्नल जितना हमारा सेल वोल्टेज है लगाया तो यहाँ पर हमारा कोई सेल अभिक्रिया नहीं होगा, कोई सेल अभिक्रिया नहीं होगा। तो अब हम लोग अपने सही आंसर को चुने जो कि हमें यहाँ पूछा जा रहा है। आपको डेनियल को किस में बदलना है बेटा, विद्युत अपघटनी में। मतलब आपको इसका एक्सटर्नल 1.1 से ज़्यादा लेना पड़ेगा। देखें अगला नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास क्या कुछ मेटल का यहाँ पर देखें तो आप सभी को देख रहे होंगे ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। मतलब इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है और हमसे इन धातुओं का अपचायक शक्ति क्रम पूछा है। तो क्या आपको याद है हम लोगों ने क्या एक रिलेशन लिखा था। बिल्कुल सर याद है। जहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ पर हमने क्या लिखा था उस रिलेशन के लिए याद करो, SRP समानुपाती ऑक्सीकारक क्षमता। मतलब जिस भी व्यक्ति के लिए SRP का मान ज़्यादा है उसके लिए ऑक्सीकारक क्षमता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा है। बट सर व्युत्क्रमानुपाती क्या उसकी हमने अपचायक क्षमता कहा था, पर उसके इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी को क्या हम SRP वैल्यू के साथ बढ़ते हुए क्या कम देखेंगे, है ना। ये वाला जो रिलेशन है कई बार आपकी एग्जाम के क्वेश्चन को बहुत आसानी से करने में हेल्प करा देगा। तो आइए हम लोग देखें किसका SRP कम है उसका अपचायक क्षमता, अपचायक शक्ति मान ज़्यादा होगा। तो हम सबसे कम लिथियम का क्या इन सब में देख रहे हैं। मतलब ये हमारा नंबर 1 पर आ जाएगा, सबसे ज़्यादा अपचायक हो जाएगा। फिर हमारे पास बचे में पोटेशियम 2 नंबर पर, ठीक है। निकल आ जाएगा 3 नंबर पर, कॉपर +2 आ जाएगा 4 नंबर पर और सिल्वर आ जाएगा 5 नंबर पर। तो सर सबसे ज़्यादा लिथियम का मतलब ई का, और ई का सबसे ज़्यादा क्या मुझे ए और सी में दिख रहा है। फिर बेटा फिर आ जाएगा आपका, है ना, ई के बाद आपका ए का, ई के बाद ए का, तो सी वाले ऑप्शन को चेक कर लो। सबसे कम बी अर्थात सिल्वर बिल्कुल सही, फिर आ जाएगा कॉपर सी बिल्कुल, फिर हमारा आ जाएगा डी निकल और फिर पोटेशियम। मतलब इसका करेक्ट आंसर होने वाला है सी। चलें आगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हमें ln के 1/t के बीच अहिर्नियस समीकरण का अंतःखंड समान होता है। तो भाई सबसे पहले तो लिखो अहिर्नियस इक्वेशन का फॉर्मूला, k बराबर ए की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये हमारा क्या एक बेसिक फार्मूला है अहिर्नियस इक्वेशन का। k है आपका दर स्थिरांक, अहिर्नियस या पूर्व चरघातांकी स्थिरांक, एक्सपोनेंट ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस स्थिरांक, टी ताप। अब आप इसे लॉग बेस ई में कन्वर्ट कर लो, ln के यहाँ ln ए हो जाएगा, यहाँ पर माइनस ई ए अपॉन आर टी हो जाएगा। ठीक है सर, अब हम इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है इसका स्लोप जो है ई ए अपॉन आर, और यहाँ पर x जो चर वैल्यू है 1/t, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। अब हम इसको लॉग बेस ई वाले फॉर्मूले से कर रहे हैं कि लॉग बेस 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहाँ पर हम इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ में देखें तो ये y का वैल्यू, ये c हो गया, ये हमारा mx हो गया। तो इसके लिए अब हम ग्राफ को क्या डिज़ाइन करते हैं, तो यहाँ पर y एक्सेस पर ln के और x एक्सेस पर 1/ क्या हो गया t। इसका अंतःखंड हमारे पास जो है यहाँ ln a के बराबर होगा, ln a, और इसका स्लोप आप देख रहे हो माइनस ई ए अपॉन क्या आर होता है, माइनस ई ए अपॉन आर। अब यहाँ पर बार बार कह रहा हूँ कि यही चीज़ लॉग ग्राफ में आती है जिसका बेस 10 होता है, तो आपका यहाँ पर एक चीज़ चेंज होगा, स्लोप यहाँ पर नीचे 2.303 आर आ जाएगा, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, अंतःखंड पूछा है, इसका इंटरसेप्ट पूछा है, तो ln a होगा। देखें आगे, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक मात्रक। तो भाई साहब एक बहुत आसान हमने तरीका समझा था कि जब भी हमारे पास वेग स्थिरांक, दर स्थिरांक का इकाई पूछा जाए तो हमने केवल क्या इस सूत्र को ध्यान रखना है, कोई भी ऑर्डर का रिएक्शन आ जाए हमें इकाई क्या चमकती हुई दिखेगी। क्या था सर वो फॉर्मूला, तो मोल की पावर था 1 - n, लीटर की पावर था n-1, और सेकेंड की पावर था -1। और n क्या है यहाँ पर, n है सर अभिक्रिया की कोटि। अब आप लोग केवल n को अलग अलग कोटि के लिए बदलते जाएं और अपना दर स्थिरांक इकाई मात्रक बनाते जाएं। कैसे सर, जैसे हमारा n जीरो ऑर्डर के लिए 0 हो जाएगा। अब हम इसका मात्रक देख लेते हैं, तो यहाँ पर मैं देखो मोल का पावर 1 - n मतलब 0 करूँगा तो 1 हो जाएगा। लीटर देखो लीटर, तो यहाँ पर 0 - 1 मतलब -1 हो गया। और सेकेंड यहाँ पर इन्वर्स, सर ये किस कोटि का दर स्थिरांक इकाई है, तो ये k जो है, जो हमने कहा है दर स्थिरांक इकाई, ये जो हम लिख रहे हैं क्या हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा है। अब मैच कर लो जो हमारा क्वेश्चन था, क्या उसमें कोई एक ऑप्शन ऐसा है क्या, मोल की पावर 1, लीटर की पावर -1 और सेकेंड की पावर क्या होना चाहिए बेटा, -1। तो सर ये हमको डी ऑप्शन में दिख रहा है, इसे हम क्या सही आंसर चुनेंगे। अगला हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर संक्रमण धातुओं के संबंध में कौन सा हमारा कथन सही ये पूछा गया है। ठीक है सर, पहला हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2, यहाँ पर गड़बड़ दिख रहा है, n-1 होना चाहिए, मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है। n-1 D 1 to 10, n0 to 2 होना चाहिए, जो कि सही नहीं है। डी ब्लॉक में वे उत्प्रेरकी गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। उनमें कुछ अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, बिल्कुल। कुछ मेटल के परमाणुओं के रिक्त स्थान में नॉन मेटल आकर क्या अंतराकाशी बनाते, बिल्कुल करेक्ट है। निकल CO का होल 4 Fe CO का होल 4 में निकल Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 + 5 है, ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो निकल Fe 0 होना चाहिए।
ये भी गलत है, मतलब दो ही चीज सही है, केवल बी और सी क्या इसका सही आंसर है। सिंपल प्रश्न था डी ब्लॉक का। अगला देख, अगला प्रश्न क्या है। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक दिया है और अर्धायु काल पूछा है। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला लिखा है, टी हाफ बराबर 0.693 अपॉन में बोलो के का मान दिया है, रख दो 0.693 अपॉन में क्या रख देता हूँ 3.5 इंटू 10 की पावर बोलो -4, और यहाँ सेकेंड इनवर्स, क्या मैं इस 4 को ऊपर ले जाता हूँ 0.693 इंटू 10 की पावर बोलो 4, यहाँ पर सेकेंड हो गया, अपॉन में 3.5 हो गया। इसको आगे आप अच्छे से सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लोगे तो 198 इंटू 10 सेकेंड ये मेरा टी हाफ का वैल्यू होगा। ये 10 सेकेंड हमारा क्या इसका आंसर होगा। तो चेक कर लो, इसका चेक करने पर ए मुझे करेक्ट आंसर दिख रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अब हमारे पास क्या कुछ ग्राफ दिए गए हैं जो कि हमारा के वर्सेस 1/t है। मतलब यहाँ पर हमारा ये जो ग्राफ है ln के वर्सेस किसके बीच है 1/t, है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या इसका फॉर्मूला लिखा था कुछ प्रश्नों पहले, क्या था बेटा, यहाँ पर हमारा लॉग बेस ई क्या के था, या ln भी बोल सकते हो आप। यहाँ पर ln a, यहाँ पर माइनस ई ए अपॉन आर 1/t। तो 1/t और किसके बीच का ग्राफ है, लॉग के का स्लोप कैसा है, नेगेटिव है। इंटरसेप्ट क्या है, ln a है। यहाँ स्लोप क्या है, -EA/r है। मतलब क्या हमें इन सारे ग्राफ में एक ही ग्राफ दिख रहा है जिसका स्लोप क्या डाउनवर्ड में जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, वही नेगेटिव स्लोप दिखा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया को 75% 32 मिनट में पूरा हो जाता है तो इस अभिक्रिया के 50% पूरा होने में कितना समय है ना। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग देखो सबसे पहले कितना कंप्लीट हो गया वो देखें। 100 से 50, 50 से क्या बचा 25, तभी कहेंगे कि 75% पूरा हुआ। ठीक है सर, अब हमारा 75% पूरा होने में टी टोटल टाइम कितना लगता है सर, तो बोलो 32 मिनट लगता है। अब हमें ये देखना है कि हमने इस पदार्थ को कितने बार आधा किया, कितने टी हाफ से हम यहाँ पहुँचे हैं। तो सर यहाँ हमें पहुँचने के लिए 2 टी हाफ लगे हैं, मतलब इसके अर्धायु काल की संख्या का मान n का मान 2 है। तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था t बराबर n इंटू बोलो क्या बेटा टी हाफ। यहाँ पर हमारे पास टोटल टाइम 32, n का मान 2 है। अब आप एक टी हाफ का मान पता कर लो। तो यहाँ पर सर वो आ गया मेरे पास 16। अब सर एक टी हाफ क्यों पूछा है, क्योंकि मुझे 50 से यहाँ 100 से 50 होने में या 50% पूरा होने में क्या लगा समय पूछ रहा है, मतलब एक टी हाफ का मान ही पूछ रहा है, जिसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कितना मिनट है 16 मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ए। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है मैग्नेट और पर मैग्नेट, है ना। मैग्नेट और क्या पूछ रहा है बेटा, पर मैग्नेट। तो हमारे पास यहाँ पर MnO4 ये क्या है 2- ये है हमारा मैग्नेट आयन, और इसी को मैं लिखता हूँ MnO4-, तो ये पर मैग्नेट है ना। K2MnO4 आपका हो गया पोटेशियम मैग्नेट, और KMnO4 हो गया आपका पोटेशियम पर मैग्नेट। आइए Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले। यहाँ पर इक्वल में -2 +8 गया, तो यहाँ पर हमारा Mn +6 स्टेट में है। यहाँ पर देखें पर मैग्नेट में -1 +8 यहाँ से गया +7, मतलब हमारे पास मैग्नेट में Mn +6 और पर मैग्नेट में +7, मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन देखो, V+2 का जली विलयन प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण होगा। ठीक है सर, पहले तो हम लोग जब भी हमसे क्या पूछा जाए मैग्नेटिक मोमेंट, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है वह निकालेंगे, देन उसको फॉर्मूले में पुट कर आंसर। तो भाई बेनेडियम हमारा
क्या जो है 23 होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। अब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम 23 में क्या इसने +2 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं, तो मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं आर्गन, यहाँ पर लिखने वाला हूँ 4s2 और बोलो 3d कितना 3 है ना सर। अब यहाँ पर 4s के आउटर मोस्ट से 2 चले जाएंगे क्योंकि इसने +2 स्टेट में है। अब d के अंदर देखें तो 3 इलेक्ट्रॉन हैं, आप इसको अच्छे से अरेंज कर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लो, तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 3 है। तो अब हमारे पास इसका क्या निकालना है, प्रचक्रण, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। तो हम इसका क्या कोई एक फॉर्मूला लगाते हैं, बिल्कुल सर लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, √n × n+2 और बोर मैग्नेट्रॉन होता है, जिसमें n हमारा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संख्या होती है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या संख्या होती है। तो यहाँ पर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है सर, 3 है। तो 3 यहाँ पर क्या करूँगा, 3 + 2 और ये हो गया बोर मैग्नेट्रॉन, तो √ में 15, 15 का अगर मैं सिंप्लीफाई वैल्यू करके मान निकालूं तो 3.87 बोर मैग्नेट्रॉन, ये मेरा क्या इसका क्या हो जाएगा बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट। देखो क्या इसका आंसर दिया है, बिल्कुल सर डी दे रखा है। अगला, अगला हमारे पास डाइक्रोमेट आयन में इन चारों में से कौन सी कंडीशन सही होती है वो पूछा गया है। तो सबसे पहले तो भाई डाइक्रोमेट क्या होता है, तो Cr2O7 - 2। अगर मैं बेटा इसका स्ट्रक्चर ड्रा कराऊं तो क्या कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पर Cr, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, है ना। अब यहाँ सेम इस तरफ भी क्या यही होगा, Cr डबल बॉन्ड O, Cr डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड नेगेटिव लोन पेयर, ठीक। और यहाँ पर हमारे पास क्या इन दोनों Cr के साथ क्या एक ऑक्सीजन और जुड़ा होता है इस तरीके से। अब हमारे पास यहाँ पर क्या इन बॉन्डों की लेंथ को हम L1 कहेंगे, ये हमारा L1 डिस्टेंस है यहाँ पर, और ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाले जो CrO इसको L2 बोलेंगे। सर ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास इस लोन पेयर का इन दोनों पाई के साथ क्या है, कंजुगेशन, इस लोन पेयर के साथ कोई कंजुगेशन नहीं है। उसी तरह से इस ऑक्सीजन की इस लोन पेयर का इन दोनों पाई के साथ कंजुगेशन है। तो आप जब इसका इसका एक रिजोनेटिंग क्या है स्ट्रक्चर, जब इसका हाइब्रिड बनाओगे, जब इसका क्या बनाओगे, हाइब्रिड, तो आप क्या पाओगे कि इसमें इसका कुछ जो रियल स्ट्रक्चर है उसका बॉन्ड कुछ इस तरीके से पाया जाता है। मतलब ये जो हमारे कॉर्नर वाले CrO बॉन्ड है, ये सब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखते हैं इस तरीके से यहाँ पर। और ये हमारा जो सेंट्रल CrO बॉन्ड है, इसमें कोई रिजोनेंस नहीं है, ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है। मतलब यहाँ पर सारे CrO बंध की लेंथ, लंबाई एक जैसी नहीं है, क्योंकि ये 6 जो CrO बॉन्ड है ये रिजोनेंस कर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में होते हैं और ये सेम लंबाई के होते हैं। बट यहाँ पर CrO-Cr बॉन्ड की लेंथ अलग है, ज़्यादा है, जो कि इनसे अलग लंबाई का है। तो हमारे 2 बॉन्ड की लेंथ सेम और 6 की अलग। तो अब हमको उस ऑप्शन को देखना है। पहला क्या बोला है, सभी CrO बंध की समान लंबाई, बिल्कुल गलत, यहाँ पर 6 सेम 2 अलग। 4 CrO बंध, 4 नहीं 6 हैं या 2 हैं। 2 CrO बंध की लंबाई समान, बिल्कुल, और 6 CrO बंध की लंबाई अलग, बिल्कुल, यही आंसर है। सभी CrO बॉन्ड अलग अलग बंधन, गलत। 6 सेम, 2 हमारा सेम, और हम बाकी को अलग अलग कह सकते हैं, इनका इससे अलग है, ठीक। तो हमारा करेक्ट इसका सही ऑप्शन क्या है, सी। अगला देखें, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह आयन जिसका जली विलयन रंगीन हो। तो इसका क्या कंसेप्ट है भाई, आयन जहाँ पर क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो सर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, जो कि हमें dd संक्रमण
डी संक्रमण कर क्या रंगीन आयन देता है? डी संक्रमण कर क्या देता है? रंगीन आयन या कोई विशेष प्रकार के प्रकाश का एब्जॉर्प्शन करके कलर बनाता है। तो आइए देखें, तो यहाँ पर हम बात करते हैं टाइटेनियम की। टाइटेनियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो ये हमारा क्या स्कैंडियम टाइटेनियम 22 क्रमांक वाला होता है और इसके पास क्या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टाइटेनियम 2+ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n का मान 1 है। यहाँ पर कॉपर +2 की बात करें तो कॉपर +2 के अंदर भी हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n का मान क्या 1 है? ठीक है सर। यहाँ पर स्कैंडियम +3 की बात करें तो स्कैंडियम +3 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब यहाँ पर n का वैल्यू 0 है। अब Mn+2 की बात करूँ तो Mn+2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है। ठीक, और आप चाहो तो कॉन्फ़िगरेशन बना के चेक कर लेना, है ना। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा आयन है जिसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है? स्कैंडियम +3 है, तो इससे कोई कलर फॉर्म नहीं होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला देखें तो अम्लीक MnO4 NO2- की अभिक्रिया देता है। बिल्कुल, हमारा KMnO4 क्या तीनों मीडियम में एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 किस में कन्वर्ट होता है? बोलो Mn+2 में होता है। और आपका यहाँ पर कौन बेटा नाइट्राइट आयन किस में कन्वर्ट होता है? नाइट्रेट में। तो आप देख सकते हो इसका Mn+2 में और इसका NO3- में कन्वर्जन होगा। तो कौन सा सही हमारा ऑप्शन दिख रहा है? सी। बहुत सरल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कक्षा में कई बार पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा एक क्या है? मेज द कॉलम है। तो हमें सिंपल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या है उसी का क्या संख्यात्मक मान और दशमलव उसका प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण होगा। इसकी ट्रिक भी हमने सीख रखी है। आइए हम इसको जल्दी से क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए पता कर लें। सबसे पहले हमारे पास बेनेडियम +2। अब बेनेडियम का क्रमांक होता है सर 23, यहाँ पर +2 है तो हम लिखेंगे आर्गन। आर्गन 4s से गया हमारा 2 तो 3d 3 हो गया, है ना। अगला देखें, निकल +2 है सर। निकल +2 में हमारा निकल का क्रमांक 28 +2 इसका स्टेट दिया गया है। आर्गन हो गया 4s से 2 इलेक्ट्रॉन गया, 3d में कितना हो गया सर? 8। 3d में 8, है ना। फिर सर आ जाओ कॉपर +2। कॉपर का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है 29 होता है। कॉपर कितना है? +2। कॉपर का 4s 1 से 1 गया, 3d 10 से 1 गया तो 3d में कितना हो गया? 9, है ना। ये 4s 1 3d 10 होता है। लास्ट वन क्या होता है? क्रोमियम +2। क्रोमियम +2 तो क्रोमियम का होता है 24 +2 के लिए क्या हो गया बेटा? हमारे पास आर्गन 4s से 1 गया और 3d से गया 1 तो 3d में बच गए 4, है ना। 4s 1 3d 5 होता है। तो अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, सीधा हम इसको फिल कर लें तो 1 2 3। यहाँ पर 8 के लिए अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात हमसे पूछी जाए तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ 9 के लिए बात पूछी जाए तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो हम बोलेंगे 1, इसका n 3, इसका n 2, इसका n हो गया 1 और इसका हम अगर बात करें 3d 4 के लिए तो 3d 4 के लिए हमारे पास n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो अब हमने इसका क्या ट्रिक देखा था? 1 आता है तो हम लोग सिंपल इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, तो आपका 1 दशमलव वाला क्या चक्रण चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। तो हमारा 1 वाले के लिए और 1 वाले के लिए क्या हो जाएगा? अपन तो लाइन से चलते हैं, यहाँ पर इसका 3 है तो 3 वाले का 3 का पूर्णांक दशमलव अंक आएगा। निकल का कितना है? 2 तो 2 का पूर्णांक दशमलव वाला मान आएगा। फिर Cu+2 1 का पूर्णांक अंक वाला आएगा और इसका 4 है तो इसका 4 के साथ दशमलव मान आएगा। हमेशा इस बात को ट्रिक के रूप में याद रखना। अब चेक कर लो, ए का क्या? सेकंड, हमारा पहला चौथा सही दिख रहा है। बी का फोर्थ, सी का हमारा है फर्स्ट, सी का फर्स्ट मतलब फर्स्ट इज करेक्ट आंसर।
ठीक है, और डी का हमारा थर्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ फिर से एक मेज द कॉलम है जिसमें डी ब्लॉक के हमारे क्या जो है मेटल के कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं जिनका हमें संकरण और ज्योमेट्री बताना है। देखें तो यहाँ पर निकल और वीक फील्ड लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना। इसका स्टेट क्या हो रहा है बेटा, निकल का यहाँ पर +2 हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा आर्गन। इसका हम जल्दी से क्या लिख देते हैं आर्गन, और यहाँ पर 3D बोलो 8, और ये कैसा लिगेंड है बेटा वीक फील्ड लिगेंड है, तो आउटर मोस्ट क्या हमारा ऑर्बिटल बनेगा, बाह्य संकुल बनेगा। यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन, कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो हम इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखते हैं। तो हम इसका 4s का 1 और 4p का क्या यहाँ पर 3 ऑर्बिटल लेके हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या बनाएंगे sp3, और sp3 के लिए क्या हो जाएगा चतुष्फलकी, है ना। पर इसमें क्या आ रहा है हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो चतुष्फलकी और क्या हो जाएगा अणुचुंबकीय। क्लियर। अब देखो अगला फिर से हमारा निकल क्या है +2, पर अब क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो गई, और पेयरिंग हो गई तो डी ऑर्बिटल एक खाली हो गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा dsp2। dsp2 क्या होता है बेटा वर्ग समतली, और वर्ग समतली के साथ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मतलब प्रतिचुंबकी, तो वर्ग समतली और प्रतिचुंबकी। ठीक, अगला देखो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और हमारा यहाँ पर देखो कोबाल्ट क्या है +3, कोबाल्ट +3 यहाँ पर सीधा चाहो तो वीक फील्ड लिगेंड है 6 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पर हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी लगेगा। देख लेते हैं अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो कोबाल्ट 27 से हमारा जो है 6 बच रहा है, डी में D6 हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 हो गया, और हमारे पास वीक फील्ड है तो आगे के 6 ऑर्बिटल मतलब sp3d2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरपूर मात्रा में है, तो अष्टफलकी और क्या हो जाएगा अणुचुंबकी, तो लास्ट जो बचा हुआ निकल CO4 चतुष्फलकी और क्या होने वाला है हमारा इसका प्रतिचुंबकी। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर निकल 28 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या डी में हम पेयर कर देंगे। तो आइए इसका सही मिलाव, ए का क्या सेकंड, ए का सेकंड एक ही ऑप्शन में है, सही आंसर पहले मिलाव से ही आ गया है ना। ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल इसलिए बताया ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे मैच करना, बट हमें एग्ज़ाम में पहला मैच फिर चेक करना है, अगर उससे आंसर आ जाए तो समय बचाते हुए आगे बढ़ना है ना बेटा। देखो बी का थर्ड बिल्कुल, सी का फोर्थ। अगला देखें, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, हमें 2 कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो सेम है सर, पर इसका जो काउंटर आयन है वो डिफरेंट है, जिसको हम क्या यहाँ पर आयनन समावयवता के रूप में पढ़ेंगे। इसका आयन क्या है डिफरेंट है ना। तो जब काउंटर आयन का 2 समान अणुसूत्र वाले कॉम्प्लेक्स में अंतर हो तो उसे बोलते हैं आयनन समावयवता। अगला देखें, अगला एक दंतुर लिगेंड मतलब जिसका हमारे पास एक ही एटम या डोनर के रूप में काम करता हो, है ना, जिसमें कोई किलेटरिंग नहीं बनता हो। वाटर हमारा एक दंतुक लिगेंड है, अमोनिया हमारा एक दंतुक लिगेंड है, कार्बोनिल हमारा एक दंतुक लिगेंड है, यहाँ पर हमारा ऑक्सलेट और हमारा EN एथिलीन डायमीन ये दोनों द्विदंतुक है। मतलब हमारे पास कौन कौन बेटा A, B और C ये दोनों ही क्या हमारे मोनोडेंटेड लिगेंड है, और नीचे वाले अंतिम 2 बाइडेंटेड है। अगला देखें तो दिए गए संकुल में हेट्रोलेप्टिक संकुल, तो होमोलेप्टिक जिसमें एक ही तरह का लिगेंड हो, हेट्रोलेप्टिक जिसमें एक से अधिक प्रकार का लिगेंड हो। तो हेट्रोलेप्टिक ये पहला तो होमोलेप्टिक, दूसरा भी होमोलेप्टिक, यहाँ 2 तरह का लिगेंड है हेट्रोलेप्टिक। तो सही आंसर क्या है बेटा हमारा C और D, सही C और D। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, समावयवता हमको पहचानना है किस तरह की है। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये जो केस दिख रहा है कि मेटल के साथ A3 और B3 वाला केस है, तो यहाँ पर हमने, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी और पढ़ी होगी,
तो हम लोगों ने इस 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ क्या इस तरीके का, जब हमारे पास 2 लिगेंड हो जिसमें दोनों मोनोडेंटेड हो और दोनों का नंबर 3 3 हो, तो वहाँ एक विशेष प्रकार का क्या हमने ज्योमेट्री पढ़ा है। तो ये हमारा एक प्रकार का सिस ट्रांस है, पर इसमें भी हम इसको क्या फेजियल और मेरीडोनियल नाम से पढ़े हैं। किस नाम से सर? फेजियल और मेरीडोनियल। अगर हमने इसको पढ़ा हो तो ये हमारा देखो, एक है इसमें फेस और एक में है मेरीडोनियल। तो जब हमारे ये तीनों सेम तरह का लिगेंड क्या हमारा एक लिगेंड प्लेन से बाहर होता है तो इसको हम फेसियल बोलते हैं। जब तीनों एक ही प्लेन में आ जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं मेरीडोनियल, है ना। तो यहाँ पर हमारा फेस और क्या होता है, मेरीडोनियल, है ना। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट देखें, जली विलियन में हमारा एक कॉम्प्लेक्स से कितना आयन देगा? सिंपल है। तो हमारे पास ये काउंटर आयन संख्या 3 और कॉम्प्लेक्स आयन संख्या 1। तो वाटर में जब मैं इसको क्या करूँगा, डिज़ोल्व करूँगा, तो क्या ये टूटकर मुझे यहाँ पर 3 माइनस और यहाँ पर क्या ये 3Cl- के रूप में टूटता हुआ दिखेगा। तो टोटल नंबर ऑफ आयन काउंट कर लो, कितना है? 4, है ना। तो सिंपल यहाँ पर 3 और 1 सीधा ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। देखें अगला, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे स्थायी संकुल। तो संकुल के स्थायित्व के लिए हमने क्या क्या, सेंट्रल मेटल एटम का चार्ज, ठीक, जेड इफेक्टिव, फिर हमारे पास क्या उसकी संकुल की ज्योमेट्री और लिगेंड का जो है हमारे पास किलेट रिंग या बेक डोनेटिंग सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये सब स्टेबिलिटी का फैक्टर होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, हमारा सारा सेंट्रल मेटल का चार्ज और उसका जेड इफेक्टिव सेम है, केवल यहाँ लिगेंड का क्या डिफरेंस है। तो लिगेंड में अगर हम देखें तो सामर्थ्य से क्या हम उसकी किलेटिंग जो पावर है उसको अधिक इफेक्टिव मानते हैं, मतलब यहाँ हम सामर्थ्य से ज़्यादा क्या, जिससे क्लेटरिंग ज़्यादा बनेगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा देखेंगे। तो वाटर हमारा कोई क्लेटरिंग फॉर्म नहीं करता, अमोनिया हमारा कोई क्लेटरिंग फॉर्म नहीं करता, क्लोरीन हमारा कोई क्लेटरिंग फॉर्म नहीं करता, ऑक्सलेट का क्लेटरिंग बनेगा। और यहाँ पर हमारे पास 3 ऑक्सलेट है, मतलब 3 क्लेटरिंग। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम हाईली स्टेबल देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जो है, हमसे पूछा जा रहा है CONH3 का होल 6 3+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है सर, यहाँ पर कोबाल्ट कितना है? +3। कोबाल्ट का होता कितना है? 27। यहाँ पर +3 मतलब यहाँ हो गया आर्गन सर। 4s से 2 गए, 3d से कितने गए सर? 6 हो गया एक जाने पर। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या 3d के 6 इलेक्ट्रॉनों को आप रखेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम कर रहा है क्या? CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जो इसकी पेयरिंग करा देगा। क्या करा देगा? पेयरिंग। आप इसकी क्या करा देगा? ये पेयरिंग। और पेयरिंग होने के बाद हमारे पास यहाँ पर शून्य अयुग्मित क्या इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रहेगा, मतलब सबकी पेयरिंग हो गई, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, 0। अगला हमारे पास क्या है भाई, निम्न में से कौन एक अणुसंख्यक गुणधर्म है? तो 4 तरह का अणुसंख्यक गुणधर्म है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ठीक, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। तो हमें क्या दिख रहा है सर? परासरण दाब दिख रहा है, सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें 68.5 ग्राम सुक्रोज दिया गया है और 1000 ग्राम जल में घोलकर सुक्रोज का मोलर द्रव्यमान 342 का जली विलयन तैयार किया गया है। ठीक है, प्राप्त विलयन का हिमांक बिंदु क्या होगा? जल का हमारे पास KF मान दिया गया है। सिंपल फार्मूला अप्लाई करके हमारा आंसर अलग हो जाएगा। तो डेल्टा TF बराबर IKF × M। ठीक सर, यहाँ पर TF कैसा लिखेंगे? तो T0F शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु, विलयन का हिमांक, I चूँकि विद्युत अनवगट्य 1 हो जाएगा, KF और मोललता को क्या लिखा जाएगा? WB अपॉन बोलो MB गुणा बोलो यहाँ पर 1000 और विलायक का यहाँ पर भार।
ठीक सर, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जल के लिए हिमांक, यहाँ पर TF ले लिया, KF का मान 1.86 ले लिया, WB का मान बोलो 68.5, नीचे कितना ले लिया बोलो 342 ले लिया, यहाँ पर 1000 बटे क्या बोलो 1000 आ गया, है ना बेटा। ये पूरा कट गया, इसको आप काटोगे तो यहाँ पर क्या हमारा 0.2 मिलेगा, या तो आप इसको यहाँ पर 685 करके अपॉन में 10 कर दो और ऊपर हो जाएगा 2 बटे 10 मतलब 0.2, मैंने सीधा लिख दिया। यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा TF 1.86 इंटू में क्या होगा बेटा 0.2। अब आप यहाँ पर माइनस TF कितना निकालोगे, इसका गुणा कर लो, इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.372, है ना। पर TF चाहिए तो माइनस 0.372 हमारा क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। देखो क्या कोई ऐसा आंसर है क्या, बिल्कुल सर ए चमकता हुआ दिख रहा है ना। सिंपल सा कैलकुलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉल्ट एनालिसिस का एक मेज द कॉलम है, अलग अलग आयन का हमें समूह टेस्ट देखना है। तो हमारे पास सबसे पहला अजी प्यार हो गया, मतलब सिल्वर, लेड और हमारा मरकरी। सेकंड था, सेकंड में हमने 2 पार्ट बनाए थे, सेकंड ए सेकंड बी, है ना। कद्दू को भिंडी से प्यार, आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, ठीक। फिलकर, निकोमंजन, भारत सरकार, मैग्नीशियम +2 और अमोनियम 0 ग्रुप, ठीक। तो हमारा यहाँ पर देखें तो ये हो गया हमारा Cu+2 किसका, हमारे समूह सेकंड फर्स्ट ए का, और आर्सेनिक हो गया हमारा समूह सेकंड बी का, ठीक है सर। अब हमारे पास देखो यहाँ पर Mn या फिलकर पहले ले लेते हैं, फिलकर थर्ड का हो गया और निकोमंजन हो गया हमारा समूह फोर्थ का। तो Mn+2 देख, Mn+2 का क्या आ रहा है फोर्थ, और फिर हमारा देखो ये जो हमारा यहाँ पर जो Mn+2 का क्या आ रहा है थर्ड आ रहा है ना, थर्ड। तो एक पहला ही ऑप्शन पकड़ में आ गया, फिर बी का फोर्थ, सी का देखो सेकंड और डी का देखो फर्स्ट, मतलब पहले ही ऑप्शन से आंसर मिल गया, है ना। अगला देखो, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, जब 0.1 मोल MnO4 को पूर्ण अपचयित कर MnO4 से MnO4 करते हैं तो कितने विद्युत की मात्रा आवश्यकता लगेगी। तो इसका बहुत सरल तरीका क्या बोला था, हमारे पास जितना भी क्या ग्राम तुल्यांक होता है विद्युत अपघट्य का, क्या उतना ही फेराडे चार्ज लगता है। तो 1 ग्राम तुल्यांक बराबर 1 फेराडे, और ग्राम तुल्यांक कैसे लाते हैं सर, मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर। तो यहाँ देख MnO4 क्या हमारा -2 से चेंज कहाँ होकर जा रहा है MnO4 -1 में। तो यहाँ देखो +6, यहाँ देखो +7, कितने का चेंज, 1 का, 1 के लिए 1 का, एन फैक्टर क्या हो गया 1। बस अब इसका ग्राम तुल्यांक निकाल लो, मोल कितना है 0.1, चेंज कितने का 1 का, तो ग्राम तुल्यांक कितना हो गया 0.1। तो 0.1 के लिए हमारे पास 0.1 फेराडे हो गया, और फेराडे का मान रखना चाहो तो 0.196500, तो इसका जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 9650 इतना हमारा क्या यहाँ कूलाम चार्ज लगेगा। तो देखें इसका करेक्ट आंसर क्या सी होने वाला है। अगला हमारे पास दिया है, उस दर नियम का चुनाव करें जिसमें नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए दिखाए गए आंकड़ों के अनुरूप होगा, है ना। तो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें A+B है, रिएक्शन पर क्या C बन रहा है, हमें सही ऑर्डर पहचानना है, ठीक। तो अब देखिए हम यहाँ पर A का कंसंट्रेशन डबल हुआ, है ना, यहाँ पर इसका भी डबल हुआ। तो हम लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट ना लेकर जिसमें एक कांस्टेंट एक चेंज हो वो वाला लेते हैं, ताकि हमारा आंसर आसानी से जल्दी आ जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड में देखो ये डबल हो रहा है, और यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है। जब ये डबल हुआ तो देखेंगे आप लोग रेट में कोई चेंज नहीं आया, ये डबल हुआ, रेट भी क्या आई कांस्टेंट। इसका मतलब हमारा ए का कंसंट्रेशन पावर में 0 ऑर्डर का रिएक्शन है ये, ठीक है सर। अब आप देखो नेक्स्ट चेंज, इसका देखो ये कांस्टेंट है, यहाँ पर हमारा जस्ट क्या हुआ डबल, और ये डबल हुआ तो ये 8 गुना हुआ, 8 गुना मतलब 2 की पावर 3,
और ये हो गया हमारा डबल, मतलब हमारे पास बी के सापेक्ष ऑर्डर क्या आ गया 3। तो अब हमारे पास इसका आंसर इन 4 ऑप्शन में से क्या होना चाहिए, आप स्वयं बता सकते हो कि सर यहाँ पर a का पावर 0, मतलब यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन होगा दर लॉ के अनुसार दर बराबर के बी का कंसंट्रेशन पावर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। देखो अगला हमारे पास किसी शून्य कोटि अभिक्रिया के प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप करने से अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है। यदि 10 से 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग होगा। तो बहुत सिंपल सा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है R2 अपॉन R1, म्यू की पावर हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डेल्टा T अपॉन 10। म्यू अभिक्रिया का वेग कितने गुना से, 2 गुना से। कितने से कितना हुआ सर, 100 से हमारा यहाँ पर बोलो क्या चेंज, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से 100 मतलब 100 माइनस 10 अपॉन क्या कर देंगे 10। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ऊपर 90/10, तो 2 की पावर हो जाएगा हमारे पास 9, और 2 की पावर 9 का मतलब होता है 512 गुना हमारे पास क्या यहाँ चेंज आएगा जब हम ताप को 10 से 100 डिग्री करेंगे। तो इसका डेल्टा टी हमारे पास कितना चेंज आया था, तो वो आया था बेटा हमारा 90/10, मतलब बचा 9, 9 की 2 की पावर बनाकर कितना आंसर आएगा 512 गुना। तो लेंथेनाइड आयनों का युगल जो प्रतिचुंबकी है ना, तो हमारे पास सीरियम +3 स्टेट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है, यूरोपियम भी हमारे पास +2 स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है ना। अब हम लोग बात करते हैं सीधे आंसर पर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सीरियम +4 जिसका हमारे पास एटॉमिक नंबर 58 होता है, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो जिनॉन होता है 4f 5d और बोलो 6s, 6s में 2, 5d में 1, 4f में 1। अगर 4+ स्टेट है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब यहाँ जिनॉन का कॉन्फ़िगरेशन शेष रहेगा जहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। Yb2+ में हमारा यहाँ पर जो है 70 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ तो जिनॉन 4f 14 रहता है और यहाँ पर 6s 2 रहता है, 5d 0 रहता है। ठीक है सर, अब इसका 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो ये 14 के अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, मतलब ये वाला जो पेयर है क्या हमारा प्रतिचुंबकी पेयर है, जिसे हम डी ऑप्शन के अंदर करेक्ट पाते हैं। अगला देखें, अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में से कौन सी अवस्था लेंथेनाइड में सर्वाधिक स्थायी है। तो ये बहुत सिंपल और डायरेक्ट प्रश्न है। +3 स्टेट क्या सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में। अगला हमारे पास एक मेज द कॉलम है जिसमें हमारे पास नेगेटिव आयन है, जिसका हमारे पास प्राइमरी और कन्फर्मेटरी टेस्ट बताना है ना। हमने इसको क्लास में बहुत अच्छे से याद भी करा है और इसके सारे टेस्ट पढ़े भी हैं। तो आइए देखें यहाँ पर हम लोग पहला तो कार्बोनेट को हम लोग जब तनु H2SO4 के साथ मिलाते हैं, गर्म करते हैं, तो हमें बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस मिलती है जो रंगहीन गंधहीन होती है, जिसे हम चूने के पानी के साथ ट्रीट कर दूधिया रंग बनाते हैं। तो हमारा A का 5th हो गया, यहीं से मिलाते चलते हैं। अब H2- क्या हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड सड़े अंडे की तरह गैस बनेगी, जिसको हम लेड एसीटेट के साथ मिलाकर काला अवक्षेप बनाते हैं, या हम इसका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट भी ले सकते हैं। तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर हमारा क्या सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, जो कि लगभग हमारा कार्बोनेट के जैसे ही आगे टेस्ट बनाता है ना। तो हम लोग इसका आगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाकर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते क्योंकि ये +4 स्टेट में है, बट इसका +4 से +6 हो सकता है, तो ये डाइक्रोमेट के साथ क्या अपना कलर बनाएगा। ठीक, फिर हमारे पास है NO2- जो कि लाल भूरा गैस बनाता है, जिसका हम स्टार्च टेस्ट ले सकते हैं। कौन सा टेस्ट, स्टार्च टेस्ट। अब आप इसका सही मैच कर लो। A का 4th मुझे 2 ही ऑप्शन में दिख रहा है, फिर B का फर्स्ट और फिर मेरे पास C का
सी का सेकंड मतलब डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पोटेशियम फेरोसाइनाइड विलयन से किसको मिलाने पर प्रोसियन ब्लू रंग देता है? ठीक है, पोटेशियम फेरोसाइनेट, है ना, मतलब हमारा पोटेशियम फेरोसाइनाइड हो गया, FeCN6 का होल्टॉइज हमारा जो है +3 वाला किसके साथ, तो बोलो यहाँ पर हमारा FeCl2 के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो हमारा फेरोफेरीसाइनाइड बनेगा। फेरोफेरीसाइनाइड मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला। लास्ट देखें, लास्ट क्वेश्चन हमारा पी ब्लॉक से लिया गया है, जिसमें क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा सल्फर का ऑक्सो अम्ल नहीं है? तो सल्फर के ऑक्सो अम्ल के लिए सल्फर के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड, साथ में OH बॉन्ड होना चाहिए, OH बॉन्ड होना चाहिए। तो हमारे पास देखें तो ये फर्स्ट जो है हमारा H2SO3, क्या ये सल्फ्यूरस एसिड हमारा क्या एक ऑक्सो अम्ल है, एक ऑक्सो अम्ल है। ठीक, अगला देखें H2S, ये हमारा कोई सल्फो ऑक्सो अम्ल नहीं है। फिर हमारे पास देखो पर सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है, यह भी हमारे पास अगर देखा जाए तो क्या एक सल्फो अम्ल है। अगला देखें हमारे पास H2O3, तो क्या ये भी भाई साहब हमारे पास एक क्या है, देखा जाए इसको ध्यान से तो क्या ये भी एक सल्फो एसिड है, ये भी क्या है, एक सल्फो एसिड है। ठीक है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH बॉन्ड है। लास्ट हमारा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हमारा कोई सल्फर ऑक्सो अम्ल नहीं है। हमने सल्फर ऑक्सो अम्ल के लिए क्या कहा कि सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH बॉन्ड होना चाहिए, विस्थापन के H+ होना चाहिए, ऐसे ही कंपाउंड को क्या सल्फो का ऑक्सो अम्ल कहा जाएगा। तो कौन कौन है सर, ए वाला है, ए वाले के बाद कौन सा है सर, सी वाला है, सी वाले के बाद कौन सा है सर, डी वाला है, और हाइड्रोजन सल्फाइड और हमारा सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है, मतलब हमारा ACD मतलब बी इज करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखा। अब हम इसी तरह आगे आने वाले पेपर का सॉल्यूशन भी लाइव लेते रहें। धन्यवाद।